Hello everybody, so this side Purva Gaur and welcome to Dhairya Batch. I hope you all are hale and hearty and doing rock in your studies. जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि एग्ज़ाम बहुत पास है, बट डरने की क्या बात है। ठीक है, 28 जनवरी को एग्ज़ाम है हमारा सैनिक स्कूल का, फिर हमारा 10 फरवरी को JNV का एग्ज़ाम होगा। तो दोनों के लिए ये जो सीरीज़ चल रही है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस का सिलेबस पूरा यहाँ से कवर हो जाना है। आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस सीरीज़ से कवर हो जाने हैं, क्योंकि जो थ्योरी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे यहाँ कवर हो जाएंगे। क्योंकि आप ही सोचो कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, अगर अब उसकी थ्योरी से सारे क्वेश्चंस बनाकर आपको प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और उससे मतलब सारे क्वेश्चंस थ्योरी से ही बनेंगे, अगर वहीं से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं तो उससे बाहर तो पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर फिर भी आपको लगता है कि हमें और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आपके कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, तो आपको गूगल से बहुत सारे वर्कशीट्स मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट आपको वहाँ मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन ये सीरीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम सेइंग दिस अगेन, ठीक है। और सैनिक स्कूल के लिए तो अभी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है। अब ना आपका यहाँ से साइंस का सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद OMR प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट भी आप देते रहिएगा, ठीक है। और बाकी अभी हमारा SST का भी रह गया है, तो उसके हम नोट्स के थ्रू या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू हम उसे कंप्लीट करेंगे। एंड अगर हो सके तो हम लोग आपके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अलग से सीरीज़ भी लेकर के आएंगे, ठीक है। बट आई थिंक वो ऐप में होगी, तो आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। और आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है, तो इन मिड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू डेट सरप्राइज़, ओके। मैंने पहली वाली वीडियो में भी बताया था, तो अंत तक बने रहिए, ओके। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द नेगेटिव चार्ज आयंस आर कॉल्ड, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कैटायंस, एनायंस, आयंस या नन ऑफ दीज। तो एक तो होते हैं नेगेटिव चार्ज और एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उनको बोलते हैं एनायंस, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम कैटायंस, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो नेगेटिव चार्ज आयंस क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं हमारे एनायंस, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ ना ये आंसर में गलत लिखा हुआ है कैटायंस, बट नीचे इसका जो रीज़न दे रखा है वो ठीक है। तो आप वो करेक्ट अगर आंसर आपको आता है तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। केरोसिन इज़ अ इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड या नन ऑफ दीज। तो केरोसिन क्या है? पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि हर तरीके के बच्चे देखते हैं कि जिनको कंसेप्ट क्लियर भी हैं वो भी देखेंगे, जिनको सारे कंसेप्ट जाते हैं बट वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आए वो भी देखेंगे। तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता है कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इट्स अ कंडक्टिंग लिक्विड, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ले, यही इलेक्ट्रोलाइट है। तो क्या केरोसिन इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? इलेक्ट्रोड तो हो नहीं सकता, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? तो केरोसिन इज नॉट अ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इट्स अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। ओके, हम इस पे एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, क्योंकि हमारे हाँ और भी क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन 3, मैग्नेटिक कंपास कनेक्टेड इन अ सर्किट इज़ यूज टू चेक। जो हमारा देखो, आपने जब थ्योरी पढ़ी होगी, चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपने दो चीज़ के बारे में पढ़ा होगा। एक तो आपने LED के बारे में पढ़ा होगा, वो वाली LED नहीं, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड्स, और एक आपने मैग्नेटिक कंपास के बारे में पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है? ये दो ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक करंट होता है ना, उसको भी डिटेक्ट कर लेती हैं। तो जो वीक करंट होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको पहचानने के लिए, ठीक है, कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है सर्किट में। तो यही दे रखा है कि मैग्नेटिक कंपास जो होता है, जब वो सर्किट में कनेक्ट कर दिया जाता है, तो क्यों यूज़ किया जाता है, क्या चीज़ चेक करने के लिए वो यूज़ किया जाता है? मैग्नेटिज्म इन इलेक्ट्रिक करंट, स्लो करंट, स्मॉल करंट या नन ऑफ दीज। तो जो बहुत कम करंट होता है, वीक करंट या स्मॉल करंट कुछ भी बोल लो, उसको चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4।
LED वही जो मैंने आपको पहले उस वाले क्वेश्चन में बताया वही आ गया। LED जो होती है वो ग्लो करती है व्हेन अ स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो थ्रू इट, वेन एवर अ वीक करंट फ्लो थ्रू इट, वेन नो करंट फ्लो थ्रू इट। तो देखो जो LED होती है उसको हम किस रीज़न से यूज़ करते हैं कि जो बहुत ही वीक करंट हो उसको डिटेक्ट कर ले। तो इसका जो रीज़न होगा, एक्यूरेट रीज़न अगर हम देखें तो वेन एवर अ वीक करंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट देन LED ग्लोज। और LED की आप फुल फॉर्म याद रखना क्योंकि ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो LED की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड्स। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, देखो एक गुड कंडक्टर होता है और एक इंसुलेटर होता है। गुड कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू जाने दे और जो इंसुलेटर होते हैं वो नहीं जाने देते। तो यहाँ पर देखो एक बारी, ये डिस्टिल्ड वाटर नहीं, यहाँ पर डी आएगा, ठीक है? तो इसे करेक्ट कर लेना, डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर, केरोसिन या नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वही होगा जिसमें फ्री आयंस होंगे, ये आप याद रखना, ठीक है? तो डिस्टिल्ड वाटर यानी कि प्योर वाटर, नो वे, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। टैप वाटर, केरोसिन तो हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, यानी कि ये तो होगा ही नहीं, है ना? तो टैप वाटर जो होता है वो क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसको याद रखना। मैनी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर में और हम लोग के टैप वाटर में। तो टैप वाटर जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है? इसे याद रखना। क्वेश्चन 6, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन देन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड। इसका मतलब ये है कि जब करंट फ्लो होता है एक कंडक्टिंग सोल्यूशन से, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट होगा, देन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब जो भी इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे, रॉड बोलेंगे या नन ऑफ दीज। तो आप याद रखना कि जो भी नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट रहता है उसे बोलते हैं एनोड, ठीक है? सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और एनोड किसको बोलते हैं? जो पॉजिटिव पे होता है। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है? इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट देखो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा है कि जो पॉजिटिव पर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे एनोड बोलते हैं, ठीक है? ओके, क्वेश्चन 7, करंट इज द फ्लो ऑफ। करंट क्या है? कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज करंट, तो आप क्या बोलोगे? करंट इज द फ्लो ऑफ व्हाट? तो करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। बहुत इजी सी डेफिनेशन है, आई होप कि आपको याद होगी। क्वेश्चन 8, अब बैटरी इज यूज टू। एक जो बैटरी होती है वो किस लिए यूज की जाती है? कन्वर्ट केमिकल करंट इनटू इलेक्ट्रिक, मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस करंट, मेजर द करंट, मेजर द टेम्परेचर। जो बैटरी होती है वो केमिकल करंट जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट। तो जो केमिकल करंट होता है उसे किस में कन्वर्ट कर देती है? इलेक्ट्रिक करंट में, इसलिए यूज की जाती है बैटरी। ओके ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट डिसएसोसिएट्स, मतलब टूट जाना, इनटू व्हाट? जो जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है वो किस में टूट जाता है? तो डिसएसोसिएट का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ के, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को पास करके उसके आयंस में उसे तोड़ देना इज नोन एज डिसएसोसिएट्स। इतना याद रखना है, और ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है वो किस चीज़ में डिसएसोसिएट हो जाता है? कॉपर एंड सल्फर में हो जाएगा, कॉपर एंड ऑक्सीजन में होता है, या कॉपर एंड सल्फेट में? तो याद रखना है वो कॉपर एंड सल्फेट में डिसएसोसिएट हो जाता है। ओके, सो सी विल बी द करेक्ट वन। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10। द cans used for storing food are made by electroplating dash on द आयरन्स। यानी कि अब जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, जैसे कैन हो गया, उसको फूड को स्टोर करने के लिए, तो उस पर किस चीज़ की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है? क्रोमियम की, जिंक की, टिन की, या नन ऑफ दीज? तो याद रखना उस पर किसकी, आयरन पे किसकी कोटिंग की जाती है?
टिन की कोटिंग की जाती है, ठीक है। तो सी विल बी द करेक्ट वन। Okay, so now it's question number 11. Dash is deposit on iron used in bridges and automobiles to protect it from corrosion and formation of rust. तो किस चीज़ की कोटिंग की जाती है? तो आपको बताना है क्रोमियम की, जिंक की, या फिर ये यहाँ पर लिन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए टिन। ओके, इसे करेक्ट कर लेना, टिन होगा यहाँ पे, टिन की या नन ऑफ दीज की। तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी जिंक। उस पर जिंक की कोटिंग की जाती है, ठीक है। एक मिनट, या तो उस पर किसकी कोटिंग की जाती है? जिंक की कोटिंग की जाती है, ताकि उसे रस्टिंग से बचाया जा सके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12। कार पार्ट्स, बाथ, टैप्स, किचन, गैस बर्नर्स, बाइसिकल, हैंडल बेयर्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद, यानी कि ये सब जो होते हैं किस चीज़ से इलेक्ट्रोप्लेटेड की जाती है, किस चीज़ की कोटिंग की जाती है? क्रोमियम की, जिंक की, टिन की। इन सब पे याद रखना, हमेशा क्रोमियम की कोटिंग की जाती है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13। A tester is used to check the conduction of electricity through two liquids labeled A and B. It is found that the bulb of the tester glows brightly for liquid A, white it glows very dimly for liquid H. You would conclude that, देखो क्या कह रहा है कि एक टेस्टर है जो कि यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को मतलब चेक करने के लिए दो लिक्विड्स में। अब एक लिक्विड जो फर्स्ट लिक्विड होता है, जब उसमें टेस्ट किया जाता है उस टेस्टर से, तो उसमें जो बल्ब होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करता है। लेकिन अगर वहीं बी वाले, एच वाले लिक्विड की बात करें तो वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा डिमली ग्लो करता है। ऐसा क्यों होता है? तो आपको रीज़न बताना है कि लिक्विड ए इज़ अ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी, लिक्विड बी इज़ अ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड ए, बोथ लिक्विड्स आर इक्वली कंडक्टिंग। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अदरवाइज ऐसा होता तो दूसरे वाले में वो डिमली क्यों ग्लो करता, ठीक है। कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर। क्यों? इसे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये, जिसमें वो ब्राइटली ग्लो कर रहा था वो क्या था? गुड कंडक्टर था, ठीक है। बी जो था वो बैड कंडक्टर होगा, या फिर उसमें वो अच्छे से उसे कंडक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसमें क्या थे, उसमें जैसे हमारा वो, उसमें फ्री आयंस नहीं होंगे ज़्यादा, इसी वजह से वो इलेक्ट्रोलाइट अच्छा नहीं होगा, ठीक है, गुड इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा। लेकिन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। लिक्विड ए इज अ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। ओके, क्वेश्चन 14। विच वन इज द कंडक्टर? इनमें से कंडक्टर कौन सा है? ब्रास, प्लास्टिक, मेका या लेदर? तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन, ब्रास। बाकी सब इंसुलेटर्स हैं। Question 15. The process in which a chemical change take place in a substance when electric current is passed through it is called. एक केमिकल चेंज जब टेक प्लेस करता है, यानी कि जब केमिकल चेंज होता है, जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोड्स, थर्मल कंडक्शन या नन ऑफ दीज। तो उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या नन ऑफ दीज। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक कैसी प्रोसेस है? उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की प्रोसेस है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की है, या फिर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए आपके हिसाब से? तो जो हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो क्या है? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। Just wait a second. Yeah. Now the question 17. Which of the following liquid is poor conductor? Poor conductor तो पता ही होंगे आपको क्या होते हैं, जो कि इंसुलेटर मान लो, ठीक है, या फिर पुअर कंडक्टर। देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर तो बिल्कुल ही कंडक्ट नहीं करेगा कुछ भी, ठीक है। लेकिन जो पुअर कंडक्टर होते हैं वो कंडक्ट तो कर लेते हैं, बट वो कंडक्ट करते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम करते हैं, बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। इसलिए हम उनको पुअर कंडक्टर बोलते हैं। तो सॉल्टी वाटर, ऑरेंज जूस, लेमन जूस या नन ऑफ दीज। तो इनमें से पुअर कंडक्टर कौन सा होगा आपको बताना है। सो सॉल्टी वाटर, ऑरेंज जूस, ये सब क्या है? ऑरेंज जूस एंड लेमन जूस ऑल आर गुड कंडक्टर्स।
नहीं, ऑल आर गुड कंडक्टर्स नहीं, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आंसर होना चाहिए। और फिर होना चाहिए यहाँ पर कि ये सब क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। क्योंकि देखो यार, ऑरेंज जूस, लेमन जूस, इसमें क्या होता है, इसमें नेचुरल ही तो एसिडिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडक्टर होता है ना, उसे हम और बहुत ह्यूज अमाउंट पर यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, द सब्सटेंस विच इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, इनमें से कौन सा सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, रबर, पेपर, नेल्स या प्लास्टिक। आई होप कि इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, नेल्स। क्यों? क्योंकि आयरन की बनी होती है, ठीक है, तो आयरन तो होता है ना गुड कंडक्टर। ओके, क्वेश्चन 19, वी यूज मैग्नेटिक निडल टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ, जो मैग्नेटिक निडल होती है हम उसे यूज क्यों करते हैं, किस चीज़ को फाइंड करने के लिए, स्लो करंट, स्मॉल करंट का, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म या नन ऑफ दीज। तो स्लो इलेक्ट्रिक करंट को या फिर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को। तो जो हमारी मैग्नेटिक निडल होती है, जो हमने कंपास वाला पढ़ा था ना, एलईडी और कंपास वाला, ये वही कंसेप्ट है, ठीक है। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को देखने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है। क्वेश्चन 20, इफ़ अ स्विच हैज़ सम स्पार्किंग वी विल स्विच इट ऑफ विद द हेल्प ऑफ, अगर किसी स्विच में स्पार्किंग हो रही है तो हम उस स्विच को ऑफ करेंगे किसकी हेल्प से, एक आयरन नील की हेल्प से, बाप रे बाप ऊपर जाना है क्या, कॉटन क्लॉथ की हेल्प से, वुडन स्टिक की हेल्प से। तो ये तो बहुत इजी है, अगर आप आयरन नील की हेल्प से करोगे तो आप भगवान के ऊपर आप भगवान के पास जा सकते हो, ठीक है, नॉट ऊपर, भगवान के पास जा सकते हो। तो ये गलती मत करिएगा, ठीक है, आपको अभी एग्ज़ाम भी देना है। ओके, सो कॉटन क्लॉथ या वुडन स्टिक दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। इंसुलेटर मान लो, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। अगर आप आयरन नील को यूज़ करोगे तो आपको करंट लग सकता है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन CuSO4 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विल गेट डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड एट नेगेटिव टर्मिनल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक ये पूछा भी जाता है, 2-3 बार तो पूछा ही गया है, मतलब ऐसी ही फॉर्मेट नहीं आया, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान जो CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, वो डिपॉजिट हो जाता है इलेक्ट्रोड पर एट अ नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल पर क्या डिपॉजिट होता है, कॉपर फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, सल्फर या कॉपर फ्रॉम CuSO4 सोल्यूशन। तो देखो, जो हमारा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिसकी मतलब द मेटल ऑब्जेक्ट ऑन विच इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज टू बी डन, वो होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। मतलब क्या, जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसकी भी की जाती है, ठीक है, वो हमेशा नेगेटिव साइड पर, नेगेटिव टर्मिनल पर या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर रखा जाता है, और जिसकी की जाती है वो हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे रखा जाता है। तो इसका मतलब क्या कि जिस पर भी की जा रही होगी वो नेगेटिव पर होगा, और किसकी की जा रही है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की जा रही है, तो वो पॉजिटिव पे होगा। तो इसका मतलब ये कि कॉपर जो होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कहाँ पर जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल पर जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, क्योंकि उसी की तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पर हो रही है जो कि नेगेटिव टर्मिनल पर है, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। आई थिंक आपको समझ में तो आ गया होगा इतना। क्वेश्चन 22, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ मेथड ऑफ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है वो क्या होता है ये बताना है। मेकिंग प्लेट्स, वाओ अमेजिंग, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ मेथड ऑफ मेकिंग प्लेट्स, नहीं हो सकता, गलत आंसर। कोटिंग अ मेटल ऑन अनदर मेटल यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, हाँ ये ठीक है। मेकिंग प्लेट्स विच यूज इलेक्ट्रिसिटी, नो वे। मेकिंग अ मेटल विद अनदर मेटल, नो। सो ऑप्शन वी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या है जो कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ह्यूमन बॉडी, पेपर, एसिड, स्टील। तो पेपर इज नॉट इंसुलेट, पेपर इज इंसुलेटर, ठीक है। लेकिन जो देखो, अगर हमारी ह्यूमन बॉडी कंडक्ट नहीं करती तो फिर तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं होता कि हम या तो कोई भी इलेक्ट्रिक वायर को टच करें या फिर कुछ भी करें, है ना। ओके, क्वेश्चन 24, विच लिक्विड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन, डिस्टिल्ड वाटर या नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा,
तो डिस्टिल्ड वाटर नहीं कंडक्ट करेगा क्योंकि उसमें फ्री आयंस नहीं होते हैं। ओके, या फिर देखो इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है, जिसमें फ्री आयंस हो और जिसमें मतलब डिजॉल्व कुछ सॉल्ट्स हों, सॉल्ट्स का अमाउंट हो कुछ, डिजॉल्व सॉल्ट्स। और देखो आपने एक और चीज़ देखी होगी कि जो हमारा फ्रेश पोटैटो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है क्योंकि उस पर केमिकल इफेक्ट ऑफ, अगर आप वो इलेक्ट्रिक करंट वाली एक्टिविटी अगर आप उसे करोगे, आपकी बुक में भी दे रखी होगी, तो उसमें ग्रीनिश कुछ आपको नज़र आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, उस पर इफेक्ट आ गया, केमिकल इफेक्ट, है ना, क्योंकि उसमें जो फ्रेश होता है ना हमारा पोटैटो, उसमें कुछ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं, इसीलिए। क्वेश्चन 25, एन इलेक्ट्रोलाइट इज, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक मेटल होता है, नो वे, एक सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन तो होता है बट जो एक्यूरेट आंसर होगा वो होगा एक लिक्विड होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। ठीक है, क्वेश्चन 26, एडिंग लाइम वाटर टू टैप वाटर मेक इट्स, यानी कि अगर हम लाइम वाटर को टैप वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या वो एक इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, नो चेंज अकर, या फिर कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो क्या होगा उसमें कि वो एक इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन 27, द पॉजिटिव चार्ज आयंस, जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं उनको हम बोलते हैं कैटायंस, एनायंस, आयंस या नन ऑफ दीज। तो याद रखना जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं उन्हें बोलते हैं कैटायंस और जो नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एनायंस। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वाला नहीं दे रखा है बट एक मिनट मैं यहाँ लिख देती हूँ। जो नेगेटिव वाले होते हैं ना उनको हम बोलते हैं एनायंस। ठीक है, याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। और जो पॉजिटिव वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं कैटायंस। ठीक है, सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। हम कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जो भी इस सेशन के लास्ट तक रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज डैट ये 25 बेस्ट प्रैक्टिस सेट हैं फॉर JNVST क्लास 9। ठीक है, आप इन्हें ले लीजिए, ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, और हो भी सकता है अगर मिले तो वहाँ पर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाल देते हैं वो लोग, और यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना उसको फॉलो करके ये प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ में आपको जो है जो खुद से प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं वो भी मिलेंगे, और अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो इससे देखो क्या फ़ायदे होने वाले हैं। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अगर आपके मार्क्स इसमें अच्छे आएंगे तो। दूसरी बात कि आपका टाइम मैनेजमेंट होगा कि हमें एग्ज़ाम में अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है आपको सारे क्वेश्चन आते हो लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट ही नहीं कर पाए, ठीक है, वो आपका सारा पेपर छूट गया, OMR भी नहीं फिल कर पाए। तो आप इन 25 प्रैक्टिस सेट को OMR के साथ प्रैक्टिस करना। क्या फ़ायदा कि आप इन्हें जब एग्ज़ाम हो से 2-3 दिन पहले लें, ठीक है, तो ये कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप इन्हें ले लीजिए और एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस करिए। इनकी 25 प्रैक्टिस सेट काफ़ी होते हैं, आप एग्ज़ाम तक इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। टाइम मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें तो आपकी खुद से हो जाएंगी। बाकी आप ये सीरीज़ वगैरह तो आप देख ही रहे हो, तो आपका यहाँ से रिवीजन भी हो जाएगा साथ ही साथ, और आपको 25 बेस्ट प्रैक्टिस सेट से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन कहाँ है। ठीक है, सो बूस्ट अप योर प्रिपरेशन बाय दीज 25 प्रैक्टिस सेट, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, आपको 49 रुपीज़ में 25 प्रैक्टिस सेट्स मिल रहे हैं। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, हम आपको फोर्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आप लें। ठीक है, ओके, सो डेट्स ऑल। क्लास 6 के लिए भी है तो वो मैं आपको बता दूंगी कि वो आपको कहाँ से और कैसे लेना है।